नमस्कार, मेरा नाम अरविंद शर्मा है और मैं टाटा नगर झारखंड का रहने वाला हूँ। मुझे आपकी क्लास बहुत पसंद है और हर क्लास के बाद मुझे ऐसा अनुभव होता है कि आज मैंने कुछ नया सीखा और बहुत ऐसी चीज़ें भी रह जाती हैं कि जिससे मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को और से एक बार, 2 बार रिवाइज़ करने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से ही मुझे ये जानने को मिला कि यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के लिए कौन-कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं और उनको किस ढंग से पढ़ना है। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आपने कहा था कि हमें कोई भी ऐसा वीडियो आपके साथ शेयर करना है जिसमें सिलेबस के अनुसार हम कुछ भी एक वीडियो बनाकर आपको शेयर करें। तो इसी कड़ी में आज मैं निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत जो कि इलियट के द्वारा प्रतिपादित है उस पर बात करूँगा। तो सिद्धांत के पहले मैं इलियट के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उस पर पहले बात कर लेते हैं कि इलियट का जन्म अमेरिका में 1888 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने संस्कृत और प्राकृत भाषा का भी अध्ययन किया है। इसके द्वारा संपादित एक पत्रिका है द क्राइटेरियन और इसी में 1922 ईस्वी में इनकी एक प्रसिद्ध कविता द वेस्टलैंड प्रकाशित होती है, जिसके लिए इन्हें 1948 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ये एजरा पाउंड से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और ये मानते थे कि इनकी आलोचना निजी कवि कर्मशाला का बाय प्रोडक्ट है, यानी कविता कर्मशाला तो उसकी बाय प्रोडक्ट को ये आलोचना कहते थे। इसलिए इलियट का एक महत्वपूर्ण कथन है कि एक आलोचक और सर्जक को प्रायः एक ही व्यक्ति को होना चाहिए। यानी जो एक अच्छा सर्जक है, जो एक अच्छा कवि है, वही एक अच्छा आलोचक हो सकता है। इलियट का पहली आलोचनात्मक पुस्तक 1920 में प्रकाशित होता है जिसका नाम है द वेस्टलैंड और इसी पुस्तक में एक लेख संग्रहित है जिसका शीर्षक है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। इसी लेख के अंतर्गत इलियट के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिसे हम निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं और एक दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे परंपरा की अवधारणा के रूप में हम जानते हैं। दोनों ही हमारे यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस में शामिल हैं और आज मैं निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत पर बात करूंगा। तो सबसे पहले हम निर्वैयक्तिकता के शाब्दिक अर्थ को समझ लेते हैं। तो निर्वैयक्तिकता का शाब्दिक अर्थ होता है कि व्यक्तित्व का प्रभाव ना होना, व्यक्तित्व से परे होना, तटस्थ होना। और ये जो निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत है जो कि इलियट के द्वारा प्रतिपादित हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छंदतावादी आलोचक और कवि की मान्यताओं का विरोध करता है। स्वच्छंदतावादी आलोचक हम जब पाश्चात्य जगत में देखते हैं तो दो महत्वपूर्ण चरित्र हैं, एक है वर्ड्सवर्थ और दूसरा कॉलरिज। वर्ड्सवर्थ का एक महत्वपूर्ण कथन है कि कविता प्रबल भावों का सहज प्रक्षालन है, यानी वो कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं कि कविता कवि की भावनाओं, उनकी अनुभूतियों का ही एक रूपांतरण है। यानी कविता का मूल स्रोत क्या होता है? कवि की अनुभूति, कवि की संवेदना, कवि की भावनाएं। ऐसा स्वच्छंदतावादी विचारकों का या फिर आलोचकों का मानना है, जबकि निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत बिल्कुल इसके विपरीत हैं। इलियट कहते हैं कि कविता का उद्देश्य न तो कवि की भावनाओं को अभिव्यक्त करना है और न ही उसके व्यक्तित्व का प्रभाव स्वीकार करना है, बल्कि कविता के माध्यम से कवि अपनी भावनाओं से मुक्ति पाता है, अपने व्यक्तित्व से वह दूर जाता है। निर्वैयक्तिकता को और क्लियर करते हुए इलियट कहते हैं कि निर्वैयक्तिकता में कला को विज्ञान के समकक्ष होना चाहिए और एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ये इस बात को और ज़्यादा क्लियर करते हैं कि निर्वैयक्तिकता आखिर है क्या। तो इन्होंने एक रासायनिक अभिक्रिया का उल्लेख किया है
जिसमें ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड नामक दो गैस हैं, और इन दो गैसों के उपस्थिति में प्लेटिनम का तार भी जब शामिल कर दिया जाता है तो एक रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है, और इस रासायनिक अभिक्रिया के बाद एक नया उत्पाद सल्फ्यूरस एसिड बनता है। और इस पूरी प्रक्रिया में प्लेटिनम का तार शामिल तो होता है, पर इस परिघटना का न तो प्लेटिनम के तार पर कोई प्रभाव पड़ता है और न प्लेटिनम का तार स्वयं को अपना प्रभाव नए उत्पाद पर नहीं डालता है। यानी प्लेटिनम का तार इस अभिक्रिया में शामिल तो होता है, लेकिन वह पूरी तरीके से तटस्थ और निष्क्रिय बने रहता है। वो ना ही अपना प्रभाव नए उत्पाद पर डालता है और न ही उनका प्रभाव ग्रहण करता है। तो इलियट इसी प्लेटिनम के तार को कवि से तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि कवि भी ऐसा ही है कि वो पूरी सर्जन प्रक्रिया में शामिल तो होता है, लेकिन वो तटस्थ रहता है। वो अपनी भावनाओं और संवेदनाओं के द्वारा एक नई भावनाएं और संवेदनाएं व्यक्त करता है, जो कि उसके पुराने भावनाओं और संवेदनाओं से बिल्कुल भिन्न होता है। इसलिए इलियट एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जिसमें भोक्ता और सृष्टा की भावनाओं का जितना अंतर होगा वो उतना ही अच्छा कवि है। यानी कविता में व्यक्त भाव, कविता में व्यक्त संवेदनाएं, कविता में व्यक्त जो अनुभूतियां हैं, और कवि की अनुभूति और कवि की भावनाओं में जितना अंतर होगा वो उतना ही अच्छा, उतना ही श्रेष्ठ कवि और सर्जक कहा जा सकता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत के अंतर्गत इलियट कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि कविता के माध्यम से वो अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करता, बल्कि वो अपनी निजी भावनाओं से वो दूर चले जाता है, क्योंकि उसके द्वारा जो भावनाएं प्रतिपादित की जाती है कविता के रूप में वो बिल्कुल नया होता है और बिल्कुल अलग होता है। तो अगर सूत्र वाक्य में कहा जाए तो निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत के अंतर्गत यही कहा गया है कि कविता में कवि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं करता, बल्कि अपनी भावनाओं से दूर जाता है। कविता में व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत जानकारी मिली होगी, और अगर आप कुछ समझ पाएँ या फिर मैंने आपकी समझ को कुछ क्लियर करने में सक्षम रहा, तो यही मेरी इस वीडियो की सार्थकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।